हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूजीसी नेट सिलेबस में लगे हुए गोदान उपन्यास को, जो कि यूनिट 6 का ये तीसरा उपन्यास है। इस उपन्यास का ये उपन्यास जो है वो यूजीसी नेट के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप पीवाईक्यू उठाकर देख लीजिए किसी भी साल का, उसमें कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें कि गोदान उपन्यास से 1-2 प्रश्न ना आए हों। तो आप लोग ना इस उपन्यास को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इसमें जो भी छोटी छोटी जानकारियाँ और मुख्य तथ्य मैं आपको बताऊँगी उसको भी आप ध्यान से इसको ज़रा देखिएगा। इसमें मैं आज के क्लास में सबसे पहले कुछ मुख्य तथ्य जो उपन्यास के दृष्टिकोण से ज़रूरत है, जो भी एग्ज़ाम के नज़रिए से जो ज़रूरी है, तो इसमें गोदान उपन्यास में जो भी मुख्य तथ्य हैं उनको मैं बताऊंगी। फिर उसके अलावा कहानी का जो सारांश है वो सारांश मैं पूरा आपको समझाऊंगी। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं ये गोदान उपन्यास आपको 1 बाय 1 करके, मतलब लाइन बाय लाइन आपको पूरा पढ़ा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोग को ये कमेंट करना होगा, बताना होगा मुझे, तो फिर मैं एक नया वीडियो बना करके उसमें मतलब कुछ एक बार में तो हो नहीं पाएगा, तो 2-2 घंटे का या 1-1 घंटे का ये बनाकर एपिसोड बना करके मैं उसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आप इस उपन्यास के बारे में जो ज़रूरी जानकारी और इसका सारांश देखने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह उपन्यास गोदान किसानों के शोषण और उनके जीवन से की एक अत्यंत दुखद कथा प्रस्तुत करता है। यह कृति औपनिवेशिक शासन के दौरान किसानों के शोषण और इसके परिणाम स्वरूप जो भी आतंक उत्पन्न होता है, एक तरह से यह एक मार्मिक कथा है किसानों का। ये उपन्यास गोदान, इस उपन्यास का मुख्य पात्र होरी है, जो किसान समुदाय का प्रतीक है और उसका सपना है कि वो अपने घर में गाय रखे, क्योंकि उसने धनिया को वचन दिया होता है शादी के समय कि वो गाय रखेगा, गाय ले आएगा। तो अपने उस वचन को पूरा करने के लिए होरी ज़िंदगी भर परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि ये किस तरह कितने दुखों का सामना करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से ही किसानों की दुर्दशा और उनके संघर्ष को प्रभावी ढंग से उजागर किया है, क्योंकि उस समय क्या होता था कि ज़मींदारी प्रथा थी और ज़मींदार लगान लेने के लिए मशहूर थे। वो लगान भी इस तरह से पूरी दरिंदगी के साथ लेते थे, लगान भी बहुत ज़्यादा होता था, उस हिसाब से उनकी खेती नहीं हो पाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगान ज़्यादा देना पड़ता था। सबसे पहले इस उपन्यास के कुछ ज़रूरी तथ्यों के बारे में मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे सेमरी और बेलारी गांव के बीच में कितना अंतर है, तो 5 मील का अंतर है। इसमें 2 गाँवों का जिक्र आया है, सेमरी और बेलारी, ये दोनों ही अवध प्रांत के गाँव हैं। होरी और जो भी ग्रामीण पात्र हैं वो सभी बेलारी में रहते हैं, और राय साहब जो हैं अमरपाल सिंह, वो सेमरी गाँव में रहते हैं। इसमें स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का भी उल्लेख है। सेमरी से लखनऊ 20 कोस दूर है। हजरतगंज और अमीनाबाद का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अब ये सारांश है जो इसको गोदान उपन्यास का जो भी मुख्य जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सारांश के माध्यम से इसमें बता दूंगी। ये एग्ज़ाम के नज़रिए से जो चीज़ें मतलब पूछी जाती हैं, बस उतनी ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप इसको देखिएगा ध्यान से और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप पूरा सारांश इसका समझ सकें।
सबसे पहले इस उपन्यास की जो शुरुआत होती है वो भोला के होरी के सेमरी गांव जाने से होती है, और रास्ते में उसे भोला मिलता है जो कि गाय खरीद कर ला रहा होता है। तो उसको देखकर ही होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है। भोला चूँकि विधुर होता है तो वो उसको विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है तब होरी अभाव में पड़े हुए आदमी से गाय लेने को उचित न मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा देने का वादा करता है। भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में गोबर और उसकी मुलाकात भोला की विधवा बेटी झुनिया से होती है, जो कि आगे चल के प्रेम में उसकी परिणति होती है। गाय आखिर वो लेकर आ जाता है जब, तो उसको देखने के लिए पूरे गांव वाले आते हैं और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ़ करते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि जो अलगौजा हुआ था, यानी कि बंटवारा हुआ था, तो उसमें होरी ने ज़रूर पैसे दबा कर रखे थे और उसी से यह गाय खरीदी है। जैसा कि अक्सर गांव में या फिर शहर में ही आसपास चर्चा करते हैं लोग, किसी की भी कोई चीज़ें जब खरीदते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पैसे उसने दबा कर रखे होंगे तो उसे खरीद लिया है। तो ये वहीं पे ऐसा मतलब जो भी गांव के लोग होते हैं वो सब ये ऐसी बातें करते रहते हैं। तो उसके दोनों भाई हीरा और शोभा लेकिन गाय देखने के लिए नहीं आते। इससे होरी को बहुत दुख होता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि राय साहब के घर जो दशहरे का उत्सव मनाया जाता है वो दृश्य काफ़ी विस्तार के साथ इस उपन्यास में बताया गया है। तो और उसमें से कई प्रश्न, जैसे कि ये जो होरी है वो उस धनुष यज्ञ में किस चीज़ का अभिनय करता है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसे ज़रूर से देखिएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो राजा जनक के माली का अभिनय करता है। और वहाँ पे जो है वो राय साहब, मेहता, ओंकारनाथ, ये सब रहते हैं। वो लोग ज़मींदार, विवाह सिद्धांत और अन्य मसलों पर वहाँ पे बहस करते हैं। ये सब तमाम चीज़ें वहाँ पे होती हैं और ये दृश्य काफ़ी लंबा चलता है। वहाँ पे मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिला देती है और 1000 रुपये इनाम में ले लेती है। पर वहाँ डॉक्टर मेहता जो है वो पठान के वेश में आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो वो गोली चला देंगे। लेकिन होरी का वहाँ प्रवेश होता है और फिर वो पठान को असली मतलब डॉक्टर मेहता को असली पठान समझ करके उनको गिराकर उनकी मूछें उखाड़ लेता है। यह एक मतलब हास्य पर दृश्य बनाया गया है, हास्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उपन्यास बेहद मार्मिक है। तो उसमें ये दृश्य जो है वो हास्य को प्रकट करता है। अगले दिन सभी शिकार पर जाते हैं। ये शिकार का दृश्य भी इसमें काफ़ी अच्छे से दिखलाया गया है। तो वहाँ पे 3 टोलियाँ बनती हैं, जिसमें एक मेहता और मालती की है, दूसरा राय साहब और खन्ना, फिर तनखा और मिर्ज़ा खुर्शीद का। वहीं पर मालती और मेहता दोनों बात करते हैं और ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। खरीफ की बुआई से पहले नोखीराम कहलवाता है कि बाकी लगान ना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। अब देखिए वहाँ पे ऐसा होता था कि लगान नहीं चुकाने वाले को बिल्कुल भी खेत में हल चलाने ही नहीं दिया जाता था। तो होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास लगान देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वो झिंगुरी सिंह को अपनी गाय बेचने को तैयार होता है। लेकिन उसी रात जो है हीरा होरी की गाय को जहर खिला देता है, जिससे कि गाय की मृत्यु हो जाती है और हीरा डर के मारे घर से भाग भी जाता है। बाद में हीरा की जो पत्नी होती है पुनिया, वो भी होरी के पास आती है और होरी जो है वो हीरा के खेतों को भी संभालता है। इधर भोला की बेटी झुनिया और होरी के बेटे गोबर के बीच में प्रेम प्रसंग होता है, जिसके वजह से झुनिया जो है वो गर्भवती हो जाती है। तो फिर वो 5 माह का गर्भ लेकर के ये होरी के घर आती है। उस समय गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है, यानी कि उसको अपने
माता पिता के पास पहुंचाने से पहले मतलब उसको कह देता है कि हाँ तुम मेरे घर चलो, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और भागकर कहाँ पहुँचता है, लखनऊ। वहाँ झुनिया को एक लड़का होता है। गांव की पंचायत होरी पर डांड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है। होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रेहन पर रखकर डार चुकाता है। गोबर जो है वो लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। इधर डार में बहुत सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। पुनिया उसकी सहायता करती है। भोला झुनिया और गोबर के प्रकरण से आहत होकर होरी से गाय के रुपए मांगता है, लेकिन न दे पाने पर उसके बैल खोलकर ले जाता है। इधर मालती और मेहता की कहानी भी बीच बीच में चलती रहती है। तो मालती जो है वो राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगी है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देता है, जो कि गृहस्थ जीवन के लिए निहायत ज़रूरी है। तो ये जो मेहता का विमेंस लीग में दिया गया जो भाषण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि यहाँ मेहता के रूप में प्रेमचंद ने अपने मन की बात, जो महिलाओं के लिए वो सोचते हैं, उस चीज़ को उन्होंने यहाँ दर्शाया है। अगली बुआई के समय होरी के पास बैल नहीं होते। उसका फ़ायदा उठाकर दाता दिन होरी से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव लेकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। देखिए यहाँ पर मतलब होरी के पास बैल नहीं होता क्योंकि वो भोला ले गया रहता है। तो वो साझे में कहता है कि बुआई करो, और उसमें क्या होता है कि होरी एक मतलब मजदूरी करने के स्तर तक आ जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक के साथ मिलकर महाजन उसका बहुत सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल लेता है। इधर गोबर क्या करता है, नौकरी छोड़कर खोंचा लगाने लगता है, जिसमें अच्छी आमदनी होती है। वह एक दिन गांव पहुंचता है। गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले आता है। वापसी में वह झुनिया को शहर ले जाना चाहता है। इस प्रसंग में धनिया से उसका झगड़ा हो जाता है, लेकिन वह माँ के पाँव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उदंड और स्वार्थी बनकर अपने बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। यहाँ गोबर के रूप में उस समय के जो एग्रेसिव युवक होते थे, जो समाज को बदलने की चाह रखते थे, भले चाहे वो गरीब हो या कुछ भी हो, तो ये जो बराबरी का वो दर्जा पाना चाहते थे खुद को, ये जो ज़मींदारी प्रथा है उसको समाप्त करना चाहता। तो इस प्रकार के युवक के रूप में यहाँ पर गोबर का जो है प्रेमचंद ने चरित्र चित्रण किया है। इधर राय साहब की भी कई सारी समस्याएं थी। इधर राय साहब की भी कई सारी समस्याएं थी। उनको अपनी कन्या का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था और सिर पर चुनाव भी थे। पैसों की कमी थी, इसीलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वह मना करता है। तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। सीलिया और माता दीन के रूप में यहाँ पर इस उपन्यास में दलित विमर्श पर भी बातें की गई है, क्योंकि दलित विमर्श एक उस समय की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने उठाया था। तो इसमें जो माता दीन है वो ब्राह्मण है, जबकि सीलिया एक चमारिन है। तो उसके माध्यम से इसमें एक कहानी बनाया गया है। तो सीलिया और माता दीन के अनाज के ढेर से दुलारी सहुआइन को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज दे देती है। तब माता दीन उसे भला बुरा कहता है। तब सीलिया के बाप हरखू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सीलिया को अपने घर पर रख लेती है। इधर सोना के विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सोना को जब मालूम होता है कि उसके पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे, तब वह क्या करती है कि सीलिया को अपने होने वाले पति के पास भेजती है। उसके पति का नाम मथुरा होता है। तो उसके पास भेजती है ताकि वो बिना दहेज के उससे विवाह कर ले।
लेकिन धनिया जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं होती है और वो अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। इधर भोला क्या करता है, एक जवान विधवा नोहरी से विवाह कर लेता है। नोहरी की जो भोला की बहुएं होती हैं उससे नहीं पटती है, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकाल देता है। तब नोखेराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर पर रख लेता है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की ईंख नीलाम करवा देता है। उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इस संकट में नोहरी होरी को रुपए देकर उबारती है। उधर गोबर के शहर वापस लौटने पर पता चलता है कि उसके खोचे की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा है। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया फिर से गर्भवती होती है। इधर गोबर नशा करने लगता है। मतलब उसको जो यहाँ शहरी क्षेत्र के लोगों की जो सी समस्याएं हैं उसको गोबर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि एक गांव का युवक जब वो शहर में जाता है तो उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये इस गोबर और झुनिया के माध्यम से दर्शाया गया है। तब गोबर क्या होता है कि वहाँ पे नशा करने लगता है। फिर वो नशे में झुनिया को पीटता भी है, गालियाँ भी देता है। उधर झुनिया की एक पड़ोसन होती है चूहिया, जो कि उसकी बहुत ही मदद करती है। जब झुनिया बेटे को जन्म देती है तो उस समय वह उसकी सहायता करती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर से प्रेम संबंध स्वाभाविक हो जाता है। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव मिट जाता है और मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। वहां राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है और वह मुकदमे और चुनाव में भी उनकी जीत हो जाती है। तब वे लीग होम मेंबर भी बन जाते हैं। इधर मालती देखती है कि मेहता जो है वो दूसरों की सेवा लगातार करते रहते हैं, इससे कि उनका वेतन ज़्यादा होने के बावजूद भी उनके ऊपर कर्ज है, कुर्की भी आ गई है। तो वो मालती जो है वो मेहता को अपने घर ले आती है। मालती गोबर को भी माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके उसका मित्र बने रहना पसंद करती है। इधर माता दिन जो होता है वो सीलिया के बालक को प्यार करता है, जो कि उसका ही बालक होता है। तब वो बालक उसके बाद कुछ दिन बाद ही बालक निमोनिया के कारण मर जाता है, क्योंकि वो उसका सही समय पर इलाज नहीं करवा पाती है। तब माता दिन सीलिया के प्रति पुनः आकर्षित होता है और जाति के बंधन को तोड़कर उसके साथ रहने लग जाता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नोखेराम बेदखली का दावा करने लगता है। माता दीन के सुझाव पर होरी रूपा की शादी एक अधीर राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपए ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद झुनिया और बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए फिर से गाय लेना चाहता है, इसीलिए वह कंकर खोदने की मजदूरी करता है, लेकिन यही कंकर खोदने की मजदूरी उसके लिए मौत का कारण बन जाती है। एक दिन क्या होता है कि हीरा अचानक आ जाता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश तो हो जाता है, लेकिन उसी समय उसे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसे उल्टी होती है और उसे लू लग जाता है। होरी को उठाकर घर लाया जाता है। उसको जब घर ले आते हैं तो सभी उसे कहते हैं कि अब ये बचने वाला नहीं है। तब होरी को मृत्यु शैया पर जान करके क्या होता है कि धनिया से उसका गोदान करने को कहा जाता है। लेकिन धनिया के पास उस समय बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। वो सुतली बेचकर 20 पैसे रखी रहती है, तो वही वो होरी के हाथ में रख कर दाता दीन से कहती है कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, बस यही पैसे हैं और यही इनका गोदान है। यह कहकर वह पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। दोस्तों, यह जो पंक्ति है यह उपन्यास की आखिरी पंक्ति है। महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। तो ये पंक्ति इस जो धनिया के द्वारा कहा गया है और यह आखिरी पंक्ति है। और इस समय जो दृश्य होता है वो बहुत ही मार्मिक हो जाता है कि किस तरह एक गाय
को पालने की लालसा लिए हुए होरी इस दुनिया से विदा हो जाता है, लेकिन वह गाय का सुख नहीं देख पाता है। तो इसी कहानी को प्रेमचंद जी ने अपने 1936 में इसका जो लेखन समय है प्रकाशन का वो 1936 है। यह माना जाता है कि यह उनका आखिरी पूर्ण उपन्यास आखिरी था। इसके बाद उन्होंने एक मंगलसूत्र किताब भी लिखने का प्रयास किया था, लेकिन वो आधा ही लिख पाए थे और उसी बीच वो बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको अगर यह जो रचना है और मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही इसे शेयर भी कीजिएगा। जो भी देखना चाहते हो, जो भी यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं और वो फ्री में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।